हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम आज स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है एसी थ्योरी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत। आज की क्लास ये एमसीक्यू की क्लास रहने वाली है क्योंकि हमने जो है थ्योरी क्लास हर एक चैप्टर की कंप्लीट कर लिया है। हर एक चैप्टर की थ्योरी जो है हमने अलग अलग से पढ़ी हुई है। अगर आपने अभी तक थ्योरी क्लास नहीं पढ़ी है तो पहले आपको थ्योरी क्लास पढ़नी चाहिए क्योंकि एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने का जब भी फायदा होता है जब हमें उसकी थ्योरी आती है उस चैप्टर की। तो ऐसी थ्योरी अगर आपने पहले पढ़ी हुई है तो फिर आज आज की क्लास आप देख सकते हो जो एमसीक्यू की क्लास रहने वाली है। लेकिन अगर आपने अभी तक थ्योरी क्लास नहीं पढ़ी है किसी भी चैप्टर की या फिर आधी अधूरी आपने थ्योरी क्लासेस छोड़ दी हैं तो पहले आपको थ्योरी क्लास कंप्लीट करनी चाहिए, उसी के बाद आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते। पहला सवाल क्या है, विमानों जहाज़ों और कई यूरोपीय देशों में घरों में विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा प्राथमिकता पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति लाइन में डैश दिया जाता है, यानी कि कितनी वोल्टेज दी जाती है विमानों के अंदर, जहाज़ों के अंदर, कई यूरोपीय देशों के अंदर जो घरों में सप्लाई आती है ना एसी वोल्टेज, उसकी वोल्टेज कम होती है इंडिया के मुकाबले। इंडिया में कितनी आती है 220 वोल्टेज। 220 भी कहीं आपको ऑप्शन में 230 वोल्टेज भी मिल जाता है। 220 या फिर 230 आपको ऑप्शन में मिलता है। और इन्होंने पूछा विमानों के अंदर, जहाजों के अंदर, कई यूरोपीय देशों के अंदर कितनी वोल्टेज आती है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 110 वोल्टेज। जहाजों के अंदर कितनी वोल्टेज होती है 110 वोल्टेज होती है। अगला सवाल है एसी परिपथ में धारा की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है या हमेशा एक दिशा में होती है या फिर पल से पल में बदलती रहती है या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो एसी की साइन वेव फॉर्म कैसे बनाई जाती है, ऐसे बनती है। एसी की साइन वेव फॉर्म इस तरीके से बनती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। देखो ये बात ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर भी तो आ रही है। देखो ये एक बार तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गई और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी आती है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही हो नहीं सकता। हमेशा एक दिशा में नहीं होती है, कभी ये पॉजिटिव में होती है और कभी ये नेगेटिव में होती है। पल से पल में बदलती रहती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पल से पल में बदलती रहती है। यानी कि एसी की क्या होता है, इसे एसी के अंदर इसका जो परिमाण है और जो दिशा है क्षण क्षण में बदलती रहती है, यानी कि पल पल में बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, भारत में घरेलू सप्लाई वोल्टेज है 220 से 230 वोल्टेज। अभी आपको बताया था 220 से 230 वोल्टेज। और ये कौन सी वोल्टेज होती है, ये होती है फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज किसे कहते हैं, किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज को हम फेज वोल्टेज कहते हैं। और लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं, लाइन वोल्टेज। किन्हीं दो फेजों के बीच की वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। और जो घरों में सप्लाई आती है 220 से 230 वोल्ट, उसे हम फेज वोल्टेज कहते हैं, वो फेज वोल्टेज होती है। अगला सवाल है, नियमित समय अंतराल पर अपनी ध्रुवीयता बदलने वाली वोल्टता को क्या कहा जाता है। यानी कि एक समय अंतराल पर अपनी जो ध्रुवता को बदल दे, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए और नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाए, वो वोल्टेज कौन सी होती है, हमें पता है वो होती है प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी कि एसी वोल्टेज। ना वो शॉर्टूथ वोल्टेज होती है, ना डायरेक्ट करंट, डीसी में तो एक ही दिशा होती है, ना ट्रोपोजल वोल्टेज। तो वो कौन सी होती है, जो एक नियमित समय अंतराल पर अपनी ध्रुवता को बदल दे, वो होती है प्रत्यावर्ती वोल्टता। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का लाभ है। यानी कि एसी का इन्होंने लाभ पूछा है, क्या होता है। इसमें 6600 वोल्ट की अधिकतम वोल्टेज होती है, ये बात बिल्कुल सही है। 6600 से भी ज़्यादा होती है इसके अंदर, 220 केवी भी होती है, 440 केवी भी होती है, 756 केवी भी होती है। और इसका निर्माण कितने पे होता है, इसका उत्पादन जो है 11 केवी पर किया जाता है भारत के अंदर। भारत के अंदर एसी करंट का उत्पादन जो है 11 केवी के ऊपर किया जाता है। यानी कि जो हमारे थर्मल जो पावर प्लांट होते हैं, चाहे वो थर्मल हो चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, उनके अंदर कितनी बिजली का उत्पादन किया जाता है, 11 केवी का उत्पादन किया जाता है। इससे संचालित मोटर की गति को बदलना मुश्किल होता है, ये तो कोई लाभ नहीं हुआ। अगर इसकी संचालित मोटर की गति को ना देखो, जो एसी मोटरें होती हैं
उनकी गति को बदलना कोई कठिन कार्य नहीं है, आसानी से उनको बदला जा सकता है। और ऑप्शन नंबर बी तो इसका गलत हो जाएगा। उच्च वोल्टेज के कारण कर्मियों के लिए खतरा है। देखो, अगर जो इस पर कार्य करता है, चालू लाइन पर तो कभी कार्य करना नहीं चाहिए, और कोई कार्य कर भी रहा है तो उसे पूरी सेफ्टी के साथ कार्य करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी तो सही बनता नहीं है। इसमें उपयोग की जाने वाली पतली तार के कारण वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें 6600 वोल्ट की अधिकतम वोल्टेज होती है। अगला सवाल क्या है, भारत में किसी आवासीय परिसर हेतु सामान्य शक्ति वितरण प्रणाली में दो फेजों के मध्य वोल्टता डैश होती है। देखो भाई, इस सवाल में इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा है दो फेजों के मध्य वोल्टता। अभी आपको बताया था, दो फेजों के मध्य वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज कहते हैं, लाइन वोल्टेज। तो इन्होंने ना इसमें सवाल में पूछा है कि जो घरों में सप्लाई आती है वो तो आती है, आपको पता है, फेज वोल्टेज में आती है। किस में आती है, फेज वोल्टेज में। और फेज वोल्टेज में कितनी होती है, वो 230 वोल्ट होती है। लेकिन आपको इस सवाल में 230 वोल्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं करना है, आप गलत हो जाओगे, क्योंकि इन्होंने इस सवाल में फेज वोल्टेज का जिक्र ही नहीं किया। इन्होंने कहा है दो फेजों के मध्य वोल्टेज, और दो फेजों के मध्य वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज कहते हैं, और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर नहीं होती है। तो कितनी होती है, उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए उसको निकालते कैसे हैं, वी पी एच यानी कि फेज वोल्टेज इज इक्वल टू वी एल अपॉन √3 होता है। अगर सवाल में आपको लाइन वोल्टेज दी हो तो आपको फेज वोल्टेज बनाना है, तो उसको आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। लेकिन हमारे पास क्या है, फेज वोल्टेज तो है, फेज वोल्टेज तो है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, लाइन वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। तो वो क्या बन जाएगा, वी पी एच इंटू √3। इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं लाइन वोल्टेज को। देखो, घरों में कितनी फेज वोल्टेज आती है, घरों में आती है 230 गुणा √3 का मान कितना होता है, 1.732। इस तरीके से आप जो है लाइन वोल्टेज को निकाल सकते हो। तो वो लगभग कितनी बनेगी, 400 वोल्ट के आसपास बनेगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको ये सवाल जो है अच्छे तरीके से समझना है। इसमें जो है फेज वोल्टेज की बात नहीं करी इस सवाल में, इस सवाल में जो है लाइन वोल्टेज के भी बारे में पूछा गया है। और अभी आपको बताया था फेज वोल्टेज किसे कहते हैं। अगर ये ना दो फेजों की जगह क्या लिखता, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज अगर ये पूछता, तो आप फेज वोल्टेज बता सकते थे। लेकिन इसने सवाल में पूछा है दो फेजों के मध्य वोल्टेज। अगला सवाल है, 240 वोल्ट एसी घरेलू वोल्टेज को कहा जाता है, क्या उसे निम्न तनाव यानी कि लो टेंशन कहा जाएगा, या उच्च तनाव कहा जाएगा, अर्थ न्यूट्रल लाइन वोल्टेज। देखो, लाइन वोल्टेज तो कहा नहीं जाएगा, उसको कहा जाएगा फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज ऑप्शन में दिया नहीं हुआ, न्यूट्रल उसे नहीं कहेंगे ना अर्थ कहेंगे। तो अब बचते आपके पास दो ऑप्शन, उसे क्या लो टेंशन कहेंगे या फिर हाई टेंशन कहेंगे। तो 240 वोल्ट जो है बहुत कम वोल्टेज है, इसलिए उसको हम लो वोल्टेज, लो टेंशन कहते हैं। एल टी भी से कह देते हैं लो टेंशन। उच्च तनाव को हम HT कहते हैं, हाई टेंशन। अगला सवाल है, भारत विद्युत नियम के अनुसार अनुमत्य आवृत्ति विचरण है, यानी कि भारतीय विद्युत नियम के अनुसार वोल्टेज, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है वो कितना ऊपर या नीचे हो सकती है, कितना विचरण कर सकती है वो। तो ध्यान रखना, जो आवृत्ति है वो ±3% हो सकती है, ±3%। ±3% का क्या मतलब है, यानी कि घरों में कितनी वोल्टेज, कितनी फ्रीक्वेंसी आती है, 50 हर्ट्ज आती है। 50 का 3%, 50 का 3% कितना बनेगा, 50 कटेगा 2 बार 2, यानी कि 1.5%। 1.5 जो हर्ट्ज जो है ऊपर या नीचे हो सकती है वो। 1.5 हर्ट्ज नीचे या ऊपर होने का क्या मतलब है, यानी कि वो 50 हर्ट्ज से 51.5 भी हो सकती है, या फिर 48.5 भी हो सकती है। इतनी तो ये हो सकती है, लेकिन इससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ±3% ही रहनी चाहिए। अगला सवाल है, भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है, क्या वो डीसी वोल्टेज होता है, नहीं डीसी वोल्टेज नहीं होता, आरएमएस वोल्टेज होता है, शिखर से शिखर वोल्टेज होता है, या फिर पल्स्ड वोल्टेज यानी कि संपादित वोल्टेज होता है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो घरों में वोल्टेज आती है 230 वोल्ट, वो क्या कैसी, वो कौन सी वोल्टेज होती है, वो होती है आरएमएस वोल्टेज। क्योंकि आपको एक बात पता है, एसी वोल्टेज जो है प्रत्येक क्षण अपने मान और दिशा में परिवर्तन करती है। तो एक फिक्स मान निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं आरएमएस वोल्टेज का। फिक्स मान निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आरएमएस वोल्टेज का। तो घरों में जो वोल्टेज आती है उसे हम कहते हैं आरएमएस वोल्टेज। पीक वोल्टेज यानी कि शिखर से शिखर वोल्टेज हम उसे नहीं कहते हैं।
अगला सवाल है, अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की परिचालन आवृत्ति डैश है। देखो इंडिया का हमें पता है, इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज होती है, ब्रिटेन के अंदर भी 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन अमेरिका के अंदर ना 60 हर्ट्ज होती है। एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 60 हर्ट्ज होती है अमेरिका के अंदर। अगला सवाल है, एक साइन वेव का धनात्मक मान अधिकतम कब होता है? देखो साइन वेव किस तरीके से बनती है? साइन वेव बनती है इस तरीके से। अब साइन वेव का अधिकतम मान, ये तो पॉजिटिव हो गया और इधर ये नेगेटिव। इन्होंने पूछा धनात्मक मान अधिकतम कब होगा? धनात्मक मान अधिकतम इस जगह पर होगा, और ये कितने डिग्री पर होता है? ये होता है यहाँ पर, ये होती है 90 डिग्री। यहाँ पर 0 से चला, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पर रहेगा 180 डिग्री। अगर इन्होंने पूछ लिया कि धनात्मक में सबसे कम मान कब होगा, तो 180 डिग्री पर कितना मान होता है? 180 डिग्री पर होता है 0। और ऋणात्मक में इन्होंने पूछ लिया तो यहाँ पर 270 होता है, ऋणात्मक में होगा 270 के ऊपर। ऋणात्मक में इन्होंने पूछा अधिकतम मान कब होता है, तो 270 डिग्री आएगा। लेकिन इन्होंने पूछा है धनात्मक में अधिकतम मान होता है 90 डिग्री के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री पर अधिकतम मान होगा एक साइन वेव का। अगला सवाल है, आरएमएस मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है? आरएमएस मान, आरएमएस मान पर ये परिभाषित किया गया है तापन के प्रभाव पर, यानी कि हीट इफेक्ट पर। हीट इफेक्ट पर जो है आरएमएस मान को परिभाषित किया गया है। हीट इफेक्ट का क्या मतलब है? यानी कि एक है हमारे पास एसी वोल्टेज, एक हमारे पास डीसी वोल्टेज, यानी कि जितनी उष्मा डीसी जितनी वोल्टेज पर उत्पन्न करता है उतनी ही उष्मा एसी कितनी वोल्टेज पर उत्पन्न करता है, वो हमें बताता है आरएमएस मान। देखो एक बार फिर से बताता हूं, हमें उत्पन्न करनी है कुछ उष्मा। अब उतनी उष्मा डीसी जितनी वोल्टेज पर उत्पन्न करेगा ना, उतनी ही उष्मा एसी कितने वोल्टेज पर उत्पन्न करेगा, उसको कहते हैं आरएमएस मान। उसको क्या कहते हैं? आरएमएस मान कहते हैं। तो ये किस पर परिभाषित किया गया है? हीट इफेक्ट यानी कि तापन के प्रभाव पर। आवेश अंतरण यानी कि चार्ज ट्रांसफर, आवेश अंतरण यानी कि चार्ज ट्रांसफर, ये इसे क्या परिभाषित किया गया है? इसे परिभाषित किया गया है एवरेज मान। एवरेज मान, अगर हमें एवरेज मान निकालना है तो हम चार्ज ट्रांसफर की से उसे परिभाषित करते हैं। अगला सवाल है, एसी सर्किट में अधिकतम विद्युत आवश्यकता होती है, यानी कि इन्होंने पूछा है एक एसी सर्किट यानी कि साइन वेवफॉर्म के अंदर वीएम का मान इन्होंने पूछा है। वीएम यानी कि अधिकतम वोल्टेज कितनी होती है? तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो होती है 1.414 इंटू वी आर एम एस। वीएम का मान है ये मैक्सिमम, यानी कि पीक फैक्टर का मान 1.41 गुणा वी आर एम एस। तो प्रभावी विद्युत के बराबर यानी कि आरएमएस के बराबर इन्होंने पूछा है ऑप्शन नंबर ए में, तो आरएमएस मान के बराबर नहीं होती है वीएम, प्रभावी विद्युत के 1.41 के बराबर होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 1.41 के 4 की जगह ना वो √2 भी लगाकर दे सकता है आपको। क्या दे सकता है? √2 भी लगाकर आपको दे सकता है, क्योंकि √2 का मान ही कितना होता है? √2 का मान 1.414 ही होता है। अगला ऑप्शन है, प्रभावी विद्युत की दोगुनी नहीं होती है। प्रभावी विद्युत का 1.732 बार। देखो भाई जो ऑप्शन नंबर डी है ना, आपको ना कमेंट करके बताना ये किसका मान होता है। देखो ये भी ना पीक फैक्टर का ही मान होता है, लेकिन आपको ये बताना ये कौन सी वेवफॉर्म का होता है। ये हमने देखा ना, ये होता है साइन वेवफॉर्म का, ये होता है साइन वेवफॉर्म का। आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो ये ऑप्शन नंबर डी है ना, प्रभावी विद्युत का 1.732 बार, ये कौन सी वेवफॉर्म का होता है। ये भी पीक फैक्टर का ही मान होता है, लेकिन आपको ये बताना है ये कौन सी वेवफॉर्म का होता है, कमेंट करके। फिर आपका पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो, आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो। अगला सवाल है, एक प्रत्यावर्ती तरंग के एक पूर्ण चक्रण में विद्युत डिग्री क्या है। एक प्रत्यावर्ती धारे में जो एक पूरा चक्कर लगाया जाता है वो कितनी डिग्री का होता है। देखो एक पूरा चक्कर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर खत्म होता है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर खत्म होता है वो एक चक्कर। और ये कितनी डिग्री? यहाँ से 0 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री और यहाँ पर 360 डिग्री। यानी कि जो एक चक्कर होता है साइन वेवफॉर्म का वो 360 डिग्री का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, 360 डिग्री। 90 डिग्री में क्या होता है? धनात्मक में अधिकतम मान होता है, 270 डिग्री पर ऋणात्मक में अधिकतम मान होता है और 180 डिग्री पर ये इसका मान 0 होता है।
अगला सवाल है, भारतीय विद्युत मानक के अनुसार निम्न या मध्यम वोल्टता में अनुवदनीय वोल्टता विचरण कितना होता है। इससे पहले हमने समझा था फ्रीक्वेंसी में कितना विचरण जो है हो सकता है, वो था ±3%। और इन्होंने निम्न व मध्यम वोल्टेज का पूछा अब की बार, तो उसके अंदर होता है ±5%। ±5% का क्या मतलब है, घरों में कितनी वोल्टेज की सप्लाई आती है, 230 वोल्टेज की। अब 230 वोल्टेज का जो है 5% कितना होगा, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, यानी कि 11.5 वोल्ट। यानी कि जो है 230 से 11.5 वोल्ट अधिक भी हो सकती है, यानी कि 241.5 भी हो सकती है, या फिर 218.5 भी हो सकती है वोल्टेज, लेकिन इससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नियमों के अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ±5%। अगला सवाल है, डोमेस्टिक एसी आपूर्ति में आरएमएस मान होता है। एसी आपूर्ति में आरएमएस मान इन्होंने पूछा है। आरएमएस मान होता है वी आर एम एस इजिकल टू वी एम अपॉन रूट टू। वी एम अपॉन रूट टू ये मान होता है। अब वी आर एम एस, अब इसका मान क्या होगा, √2 का मान क्या होता है, √2 का मान होता है 1.414। लेकिन यहाँ पर क्या हमें √2 है, यहाँ पर है 1/√2, यहाँ पर 1/2 √2 है। 1/√2 का मान होता है 0.707 इंटू वी एम। ये मान निकल कर आता है वी आर एम एस का 0.707 इंटू वी एम। ये मान आपको डायरेक्ट याद रखना है 0.707। 0.637 किसका होता है, 0.637 होता है एवरेज मान का। किसका होता है, एवरेज मान का। एवरेज मान वैसे क्या होता है, 2 Vm/π होता है। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो आपके पास निकल कर आएगा 0.637। देखो किस तरीके से, वी एवरेज हमें निकालना है, 2 Vm, पाई का मान क्या होता है 22/7। 7 जो है ऊपर चला जाएगा, 2 से काटेंगे 11 बार। जब 7/11 को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 0.637। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11। इनको ना आपको डायरेक्ट याद रखना है। फॉर्म फैक्टर का मान 1.11, आरएमएस का मान 0.707, वी एवरेज यानी कि एवरेज वोल्टेज का मान 0.637। इनके अलावा होता है एक पीक फैक्टर। पीक फैक्टर का मान हमने देख लिया है 1.414 होता है। अगला सवाल है, एसी के शिखर और आरएमएस मान के अनुपात को कहा जाता है। इन्होंने किसका पूछा है, वीएम, यानी कि एसी के शिखर मान को क्या कहते हैं, वीएम बटा में आरएमएस मान, वी आरएमएस। इसको हम कहते हैं पीक फैक्टर। क्या कहते हैं, पीक फैक्टर का अनुपात होता है वीएम अपॉन वी आरएमएस। तो फॉर्म फैक्टर का नहीं होता, पीक फैक्टर का होता है। इसका होता है पीक फैक्टर। शिखर गुणांक भी हम इसे कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, शिखर गुणांक। अगला सवाल है, प्रत्यावर्ती तरंग रूप में वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है। यानी कि जो एसी वेव फॉर्म के अंदर वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है, या फिर किस पर निर्भर करता है, तरंग रूप के आयाम पर निर्भर करता है। आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है, या फिर आवृत्ति पर निर्भर करता है, या आवर्तकाल पर निर्भर करता है, या फिर सदैव स्थायी होता है। देखो जो आरएमएस मान होता है ना किसी भी एक वेव फॉर्म का, यानी कि साइन वेव फॉर्म का, वो होता है स्थायी। क्योंकि जब भी तो हम आरएमएस मान का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हमें पता है एसी का जो दिशा और परिमाण है वो पल से पल में बदलता रहता है, इसलिए हम उसमें जो है डायरेक्ट उसको यूज़ नहीं कर सकते। जो वोल्टेज का मान होता है उसको एक स्थायी रूप देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आरएमएस मान का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सदैव स्थायी होता है। ना वो तरंग रूप के आयाम पर निर्भर करता है, क्योंकि देखो वी आरएमएस क्या होता है, वी आरएमएस होता है Vm/√2। और जो एक साइन वेव फॉर्म होता है उसका मैक्सिमम मान तो एक स्थायी होता है, एक निश्चित होता है, इसलिए हम जो आरएमएस मान होता है वो भी एक निश्चित होता है, स्थायी होता है। अगला सवाल है, किसी भी क्षण पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज या करंट के परिमाण को डैश कहा जाता है। यानी कि किसी भी क्षण जो है कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, यानी कि चाहे वो करंट हो चाहे वो वोल्टेज हो, उस पे उसका मान को क्या कहा जाता है किसी भी क्षण, तो इंस्टेंटेनियस मान उसे कहा जाता है, यानी कि तात्कालिक मान उसे कहा जाता है। यानी कि देखो ये एक साइन वेव फॉर्म है, इसमें किसी भी क्षण
यानी कि हमें हमने यहाँ पर मान देखा, यहाँ पर मान देखा, फिर यहाँ पर मान देखा, फिर यहाँ पर देखा, फिर यहाँ पर, हम किसी भी क्षण जो है उसके मान को देख रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है उसकी, यानी कि तात्कालिक मान होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ना वो आरएमएस मान होता है, ना वो पीक कारक होता है, ना वो पीक मूल्य होता है, वो होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी कि तात्कालिक मान होता है। किसी भी क्षण अगर उसका मान को हम लेते हैं तो। अगला सवाल है, जयावक्रीय तरंग की एक प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष गुणांक क्या होता है। ये सवाल हमने देख लिया है, इन्होंने पूछा पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है, वी आर एम एस इंटू √2 होता है। √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1.414। अगला सवाल है, अर्ध तरंग दिष्टकारी जया तरंग का शीर्ष गुणांक क्या होगा। देखो यहाँ पर ना कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर शीर्ष गुणांक तो पूछ लिया, लेकिन कौन सी तरंग का पूछा है इन्होंने, अर्ध तरंग दिष्टकारी, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर का, हाफ वेव रेक्टिफायर का अब की बार इन्होंने पूछा है। हाफ वेव रेक्टिफायर का फायर का जो पीक मान होता है, शीर्ष गुणांक होता है, वो होता है 2। कितना होता है, 2 होता है। 2 किस तरीके से होता है वो देखिए, वी एम इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि पीक फैक्टर, सॉरी पीक फैक्टर कितना होता है, वी आर एम एस इंटू √2 होता है। ये किसका होता है, ये होता है साइन वेव फॉर्म का। अब इन्होंने हाफ वेव बोला है, यानी कि आधी वेव का। आधी वेव में हम 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको जो है रैशनलाइजेशन की मेथड से करेंगे, 2/2। तो ऊपर क्या बन जाएगा, वी आर एम एस इज इक्वल टू 2√2 अपॉन 2 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। 2 × 2 को हम क्या √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो √2 से √2 कटेगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, वी एम का मान कितना बन जाएगा, वी एम का मान यानी कि सॉरी पीक फैक्टर का मान बन जाएगा यहाँ पर √2 बन जाएगा। उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। दोबारा समझा देता हूँ, देखियो एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। देखो, जो पीक फैक्टर का मान होता है एक वेव फॉर्म, साइन वेव फॉर्म के अंदर फुल वेव जो होती है, उसका मान कितना होता है, वी एम बटा वी आर एम एस होता है, या फिर हम कहते हैं 1.414 होता है। या फिर जब हम इसे सोल्व करते हैं तो वहाँ से हम पीक फैक्टर का मान क्या निकालते हैं, वहाँ से हम निकालते हैं वी आर एम एस इंटू √2, ये मान निकालते हैं इसका। अब जो है सॉरी यहाँ पर ना वी आर एम एस नहीं होता है पीक फैक्टर का, क्योंकि जब हम इसे सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, देखो पीक फैक्टर इज इक्वल टू वी एम बटा में वी आर एम एस का मान क्या होता है, वी एम अपॉन √2 होता है। वी एम √2 जो है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी एम से वी एम कट जाएगा, तो पीक फैक्टर का मान क्या बचता है, पीक फैक्टर का मान बचता है √2। लेकिन अब बात हुई है यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर की, किसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा पीक फैक्टर को, √2, क्योंकि इन्होंने आधी वेव का पूछा ना अब की बार। तो यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन मेथड लगाएंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही नीचे करेंगे, वो ऊपर बन गया 2√2। अब 2 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। और 4 को हम क्या कहते हैं, √2 भी तो कहते हैं। 4 को हम क्या कहते हैं, √2 कहते हैं। √2 से √2 कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी कि पीक फैक्टर का मान कितना बन जाएगा, पीक फैक्टर का मान बन जाएगा 2। उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गलती से कोई भी बच्चा जो है ऑप्शन नंबर ए मत करना, क्योंकि इन्होंने हाफ वेव का पूछा है, ना कि फुल वेव का पूछा है। अगला सवाल है, एसी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, यानी कि पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के बारे में इन्होंने पूछा। पावर फैक्टर हम क्या कहते हैं, कोज फाई कहते हैं। कोज फाई का क्या मतलब है, यहाँ पर फाई का क्या मतलब होता है, करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल को हम फाई कहते हैं। करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल को हम फाई कहते हैं। यहाँ पर कोस फाई जो ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा। क्या पी पावर फैक्टर का मान जो है R/Z होता है, बिल्कुल होता है। हमने ये बात पढ़ी हुई है एसी थ्योरी वाली क्लास में, यानी कि पावर फैक्टर का मान R/Z होता है। अगला ऑप्शन है यथार्थ शक्ति बटा में आभासी शक्ति, यानी कि एक्टिव पावर बटा में एपेरेंट पावर। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, इसका मान, ये भी पावर फैक्टर का ही मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। अगला ऑप्शन है KW बटा KVA। एक्टिव पावर को हम लिखते हैं KW से और एपरेंट पावर को हम लिखते हैं KVA से। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। तो सभी जो है ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट हो जाएगा।
ये सभी जो है पावर फैक्टर को निकालने के फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको आर और जेड का मान दिया हुआ है तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अगर आपको एक्टिव पावर या फिर एक्टिव पावर और एपरेंट पावर का मान दिया हुआ है तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। और करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल को आपको दिया हुआ है तो आपको कोस फाई का इस्तेमाल करना है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सत्य है। अभी हमने देखा पावर फैक्टर का मान क्या होता है, के डब्ल्यू बटा के वी होता है। पावर फैक्टर का मान हो गया के डब्ल्यू बटा के वी ए। तो यहाँ पर के डब्ल्यू का मान कितना निकलेगा, के डब्ल्यू का मान निकलेगा पावर फैक्टर इंटू के वी ए। तो के डब्ल्यू बराबर के वी ए नहीं होगा, के डब्ल्यू इज इक्वल टू के वी इंटू शक्ति गुणांक, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका भाई। के डब्ल्यू सॉरी ए नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी नहीं करेक्ट होगा भाई। के डब्ल्यू बराबर के वी ए इंटू शक्ति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस सवाल का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्योंकि जो ऑप्शन नंबर बी है उसके अंदर यहाँ पर केवल के वी किलो वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन हमें चाहिए किलो वोल्ट एम्पेयर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, के डब्ल्यू इजिकल टू के वी ए इंटू शक्ति गुणांक। डी सही नहीं है क्योंकि के डब्ल्यू लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर के वी लिखा हुआ है। अगला सवाल है, वर्ग तरंग का रूप गुणक क्या हुआ। देखो भाई अब की बार इन्होंने पूछा है स्क्वायर वेवफॉर्म का, स्क्वायर वेवफॉर्म। इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि सवाल में पूछ क्या रहा है वो। यहाँ पर आपको साइन वेव नहीं लिखी अब की बार उसने, अब की बार उसने लिख दिया वर्ग तरंग यानी कि स्क्वायर वेवफॉर्म का रूप गुणक यानी कि फॉर्म फैक्टर। अब की बार इन्होंने पूछा है फॉर्म फैक्टर के बारे में, लेकिन किसका, स्क्वायर वेवफॉर्म का। और स्क्वायर वेवफॉर्म जो होती है उसका फॉर्म फैक्टर कितना होता है, एक होता है। अगर आपसे पीक फैक्टर पूछ ले स्क्वायर वेवफॉर्म का तब भी एक ही लिखना है आपको, ठीक है ना। जो स्क्वायर वेवफॉर्म होती है उसका फॉर्म फैक्टर भी एक होता है, उसकी पीक फैक्टर भी एक ही होता है उसका। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि जो वी आर एम एस इंटू 1.732 जो मान होता है वो किसका होता है, वो आपको ना कमेंट करके बताना वो कौन सी वेव फॉर्म का होता है। वैसे जो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा इसका कि वी आर एम एस इंटू वी 1.732 कौन सी वेव फॉर्म का होता है, लेकिन आपका ये होमवर्क है कि आपको कमेंट करके बताना है कि ये किसका मान होता है। फिर आपका पता चलेगा आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो। 1.57 किसका मान होता है, 1.57 जो मान होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के फॉर्म फैक्टर का मान होता है, ठीक है ना। 1.57 किसका होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.57। और 1.11 होता है साइन वेव के रूप गुणक का मान, साइन वेव के। और 1.16 किसका होता है, 1.16 नहीं होता, 1.15 होता है भाई। 1.15 होता है वो होता है ट्रेंगुलर वेव फॉर्म के फॉर्म फैक्टर का मान है। देखो एक अलग स्लाइड पर आपको बताता हूं इसका, किसका। सबसे पहले 1.11 किसका होता है, साइन वेव का, साइन वेव के फॉर्म फैक्टर का मान। आगे है 1.15, 1.15 होता है ट्रेंगुलर वेव का, ट्रेंगुलर वेव के फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.57 किसका होता है, 1.57 होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के फॉर्म फैक्टर का मान। और एक किसका होता है, एक होता है रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म के फॉर्म फैक्टर का मान। इनका आपको ध्यान रखना है। साइन वेव का 1.11, ट्रेंगुलर वेव का फॉर्म फैक्टर होता है 1.15, हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर होता है 1.57 और ट्रेंगुलर वेव का होता है, रेक्टेंगुलर वेव का होता है 1। रेक्टेंगुलर का हो या फिर स्क्वायर वेव का हो उनका कितना होता है, एक ही होता है। दो मान किसका होता है, दो मान हमने देखा था अभी पीछे एक सवाल आया था। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है ना उसके पीक फैक्टर का मान होता है 2, उसके पीक फैक्टर का मान होता है हाफ वेव के। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, रूप गुणक डैश का अनुपात होता है। हमने देखा पीक फैक्टर का मान, पीक फैक्टर का किसका अनुपात होता है, वी एम अपॉन वी आर एम एस का होता है। लेकिन अब की बार इन्होंने पूछा है फॉर्म फैक्टर का, फॉर्म फैक्टर होता है वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात होता है, आर एम एस बटा एवरेज का अनुपात होता है। तात्कालिक मूल्य से शिखर मूल्य, ऑप्शन नंबर ए गलत है।
आरएमएस मूल्य से औसत मूल्य, ये सही है, आरएमएस मूल्य से औसत मूल्य का अनुपात जो है रूप गुणक होता है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, पीक वैल्यू से औसत वैल्यू तो होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आरएमएस मूल्य से औसत मूल्य। अगला सवाल है, एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतर 90 डिग्री है तो विद्युत शक्ति डैश होगी। देखो एसी के अंदर हम पावर को किस तरीके से निकालते हैं, P बराबर वी आई कोस फाई से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर ना एसी सर्किट की बात हुई है, ना कि डीसी की। देखो डीसी के अंदर तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं P बराबर वी आई से, क्योंकि उसके अंदर जो है करंट और वोल्टेज के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो दोनों जो है समान फेज में रहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा एसी सर्किट में अगर फेज करंट और वोल्टेज के बीच अंतर कितना है, 90 डिग्री का अंतर है, तो P बराबर वी आई कोस 90 के कोस 90 फाई का कितना है, इनके दोनों के बीच में डिफरेंस 90 डिग्री का। अब आपको ये बताना है कि कोस 90 का मान कितना होता है। आप सभी को पता है कोस 90 का मान होता है 0, तो P बराबर वी आई इंटू 0, तो इसका मान पावर का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि एक एसी सर्किट के अंदर अगर वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का अंतर है तो वहां पर विद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको ना अधिकतम नहीं करना, कहीं आप कंफ्यूज हो जो कि एक एसी जो साइन वेव फॉर्म होती है उसमें 90 डिग्री पर अधिकतम मान होता है। यहाँ पर ये बात पूछी नहीं गई, यहाँ पर पूछी गई है वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का अंतर है। यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि एक साइन वेव फॉर्म के अंदर 90 डिग्री पर कितना मान होता है, वो तो अधिकतम होता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का अंतर है। और अगर ये बात करते हैं कि 0 डिग्री का अंतर है तो वहां पर क्या मान बनेगा, वहां पर बन जाएगा P बराबर वी आई, क्योंकि कोस 0 यहाँ पर 90 डिग्री की जगह क्या रखेंगे, हम कोस 0 रखेंगे, और कोस 0 का मान होता है 1, तो जब वी आई के साथ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आई ही बनेगा वो। अगला सवाल है, धारा और वोल्टेज फेज में होने पर शक्ति गुणांक क्या होगा। अभी आपको ये बात मैंने बताई है P बराबर वी आई की। देखो इन्होंने पूछा पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर कब, जब धारा और वोल्टेज के फेज में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान फेज में है, यानी कि कोस 0 का मान होता है 1, तो पावर फैक्टर का मान कितना बन जाएगा, यूनिटी बन जाएगा, यानी कि 1 बन जाएगा। और धारा और वोल्टेज कब फेज में होते हैं, ये होते हैं रजिस्टिव सर्किट के अंदर, और 90 डिग्री का अंतर कौन से सर्किट के अंदर होता है, इंडक्टिव सर्किट के अंदर भी 90 डिग्री का अंतर होता है, शुद्ध इंडक्टिव के अंदर और शुद्ध कैपेसिटिव के अंदर 90 डिग्री का अंतर होता है एक वोल्टेज और करंट के बीच में। अगला सवाल है, एसी सर्किट का शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है। एसी सर्किट का शक्ति गुणांक 0 कब होता है, जब अगर ये बोलता है कि इंडक्टर के अंदर या फिर कैपेसिटर के अंदर पावर फैक्टर का मान कितना होता है, तब हम 0 कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ना रजिस्टिव सर्किट बोला है, ना इंडक्टिव सर्किट और ना कैपेसिटिव सर्किट, तो शक्ति गुणांक इन्होंने पूछा है वोल्टेज और करंट के बीच के कोण के कोसाइन के, इन्होंने ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है ये कोस फाई के बीच में कोस फाई होता है, तो ऑप्शन नंबर बी तो सही है कि वोल्टेज और करंट के बीच के कोण के कोसाइन के बराबर होता है पावर फैक्टर। प्रतिक्रियाशील ऊर्जा यानी कि रिएक्टिव पावर, नहीं ऐसा भी नहीं कुछ। वोल्टेज और करंट के बीच के कोण के साइन, ऑप्शन नंबर डी में पता है क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है पावर फैक्टर इज इक्वल टू साइन थीटा या फिर साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है, पावर फैक्टर का मान ये होता है, नहीं आप कहोगे ऐसा नहीं होता, पावर फैक्टर का मान होता है कोस फाई, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो दोस्तों आज की क्लास में जो है इतने ही सवाल करते हैं, अब जो है आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना। अगर आपका कोई दोस्त है हरियाणा LMS की तैयारी कर रहा है, उनको आप हमारी इन क्लासेस के बारे में बता सकते हैं। इससे पहले हमने सभी चैप्टर की थ्योरी क्लास कंप्लीट की हुई है, हर एक चैप्टर के बारे में अलग से डिस्कस किया है हमने, और अब जो है हम हर एक चैप्टर की MCQ क्लास कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट